हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर हमारा है, एक तरह से इस बुक का हम अंतिम चैप्टर भी मान सकते हैं, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसका अध्ययन करेंगे। संविधान हम पहले पढ़ चुके हैं। संविधान क्या है, संविधान का क्या है बताएंगे हमें कि संविधान वह दस्तावेज या लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसके नियम कानून लिखित होते हैं। अब देखते हैं हम संविधान का राजनीतिक दर्शन। दर्शन मतलब दृष्टि, देखने का नजरिया। दर्शन हम भगवान के करने मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां हम दर्शन करने के, यानी कि हमारी दृष्टि कैसी है कि हम वहां किस लिए जाते हैं कि भगवान है वहां पे और हम उसके दर्शन करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा राजनीतिक दर्शन यानी संविधान में जो हमारी दृष्टि है, संविधान में क्या लिखा गया है हमारी राजनीति के बारे में, यानी राजनीति कैसी है, उसमें क्या क्या समाहित किया जा सकता है, संविधान में उसका कैसे वर्णन है, ये हम देखेंगे राजनीतिक दर्शन में। आज इस चैप्टर में जो हम देखेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे, संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझेंगे। यानी कि अंतर्निहित संविधान के अंदर जो है, जो लिखा हुआ है, उसको हम एक दृष्टि से देखेंगे कि कैसा वो अपना कार्य करती है और उसको समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। दूसरा, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और उसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। तो वो मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिनके आधार पर हमारा संविधान एक परफेक्ट संविधान हम कह सकते हैं हमारे को। तो इसलिए इस संविधान की विशेषताएं हमने इसमें अध्ययन करनी है। तीसरा, इस संविधान की आलोचनाएं क्या है, यानी सब में कमियां होती हम जानते हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर वस्तु, सब में कमी होती है। जिसमें अच्छाई होती है उसमें कमी निश्चित रूप से मिलेगी। तो हमारे संविधान में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनके आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है, ये हमने देखना है। संविधान की सीमाएं क्या है, हम देखते हैं कि हर कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, उसकी कुछ निश्चित सीमाएं होती, निर्धारित सीमाएं होती हैं। अगर उनको वो क्रॉस करता है तो वो ठीक नहीं रहता उसके लिए। तो हमने देखा कि हमारे संविधान में क्या सीमाएं निश्चित कर रखी हैं कि इससे आगे संविधान कार्य नहीं कर सकता। तो आज हम जो पहला पॉइंट लेंगे, सबसे पहले कि संविधान के दर्शन का क्या आशय है। दर्शन हम समझ ही गए क्या होता है। दर्शन मीन्स दृष्टि। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है, समझते हैं। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन नजरिया। हमारे फ्रंट में ही ये हमारे सामने आ गया कि राजनीतिक दर्शन। हम जानते हैं, हमने पहले ही संविधान की परिभाषा में बताया कि संविधान क्या है कि वह दस्तावेज जिसके अंदर कानून लिखे हुए हैं। तो हमारा नजर क्या हो गया कि हम सिर्फ संविधान में कानून पढ़ेंगे, लेकिन हमारा उसमें क्या होना चाहिए। इस अध्याय में उस दावे का खंडन किया गया है कि जो संविधान है मात्र कानूनों का पुंज नहीं है, उसे हम नैतिकता से भी देखना चाहिए, उसे हम राजनीतिक दर्शन भी उसको हमें मानना चाहिए कि कानून में नैतिक तत्व नहीं होते। ये हम सच है, हम जानते हैं जहाँ कानून होंगे वह नैतिकता अमल नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा कानून क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसे क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसने चोरी मजबूरी बस की है। मान लो किसी की, हम एक कहानी सुनते हैं कि उसके पेरेंट्स बीमार रहते हैं, किसी व्यक्ति के पिताजी बीमार होते हैं, एक व्यक्ति के पिताजी बीमार रहते हैं और उसके पास पैसा नहीं होता, डॉक्टर उसको मना कर देते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वो मजबूर हो जाता है कि वो चोरी करे। तो हमारा कानून क्या कहेगा कि उसने चोरी की है इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु हमारी नैतिकता क्या कहेगी, नैतिकता कहेगी कि इसने मजबूरी में आकर के अपने पिता की जान बचाने के लिए उसने चोरी की। तो हमारे दोनों में अंतर आ गया ना, कानून में और नैतिकता में। किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव मनाही कर सकता है। कि कानून क्या कहता है, भाषा और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह कानून समानता के विचार से जुड़ा होता है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं।
इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। माना हमने नैतिकता और कानून दोनों अलग अलग वस्तु है, लेकिन दोनों में क्या है, गहरा संबंध भी है। अगर कानून के साथ नैतिकता जुड़ जाती है तो कानून अपना बेटर काम करता है, अदरवाइज वो कानून ही बनकर रह जाता है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि कानून के साथ नैतिकता का समावेश करना पड़ता है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में हमें देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही हो। यानी कि हमें पता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान ऐसे ही नहीं बना दिया कि कानून बनाए और कानून लागू कर दिए हैं, हम पर थोप गए। नहीं, उनका काम क्या था, नैतिक दृष्टि पर आधारित कानून बनाना। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत हमें है। हमें देखना है इसको, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन नजरिया हमारा क्या आशय है। इसकी 3 बातें शामिल है। पहली बात क्या, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, यानी कुछ इसकी अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर इसका बना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों, कैसे, अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। मतलब हम अधिकारों के लिए बात करें, हम नागरिकता के लिए बात करें, हम अल्पसंख्यक के लिए बात करें और लोकतंत्र के लिए बात करें। इसके अतिरिक्त हमारे सामने ऐसी समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि हमारे संविधान का निर्माण जिन आदर्शों को लेकर के हुआ है हमें उन्हें ध्यान रखना है। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान की सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे संविधान में बहुत ज्यादा समय लगा था बनने में। अगर कानून बनते तो क्या ऐसे ही बन जाते, वो तो उनमें टाइम क्यों लगता। लेकिन हमने देखा कि आदर्शों को, नैतिकता को, इनमें सबको समाहित करके बहस होती है और उसमें टाइम तो लगेगा। इसीलिए हमारा जो संविधान है बहसों के साथ जोड़कर देखना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से हमें बता सकें कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। क्योंकि कोई भी अगर मूल्य बनता है तो उसको बताना जरूरी है कि ठीक है या नहीं, और ठीक है तो फिर क्यों ठीक है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा रह जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह की से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ क्या थे, तर्क थे। यानी कि उनको तर्क आधारित उन्होंने संविधान का निर्माण किया। भले ही उनके तर्क स्पष्ट रूप से न हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ हों, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। अब अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावे में मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन नजरिया क्या था, अपनाना जरूरी था। ऐसा करना किस लिए जरूरी था, ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों को अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सके। आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। कौन से, सूखे हुए फलों की भांति सिर्फ रख भर दिया नहीं गया है। कौन सा, हमारा संविधान। इन पर बार बार अदालत में जिरह होती है। हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, कौन कौन से, विधायिका, राजनीतिक दल और मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालय में विचार होता है। हमारा जो संविधान है, हमने कई बार बहस भी देखी होगी कि संविधान को लेकर हमने लोगों को पीएचडी भी करते देखा है। तो वो पीएचडी करते हैं तो शोध करते हैं तो उनमें से जो निकल के आता है कि कैसे संविधान बना, कैसे उस पे कहाँ उसमें कमियां रह गई, ये सारे विचार विमर्श होता है, उसमें बहस चलती है और इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं कि हमारे संविधान में ये होता तो ठीक रहता, ये होता तो ठीक रहता, ये नहीं होता तो और अच्छा रहता। तो ये सारी आदर्श व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती हैं और कभी कभी अल्पिक
शुद्ध स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इस कारण इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों को अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यों और आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो व्याख्याएं बीच विरोध पैदा होता है। अब देखते हैं हम संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे। हमें ये तो पता ही है कि संविधान जहां कहां काम कर पाएगा, लोकतंत्र शासन प्रणाली में, क्योंकि तानाशाही शासन प्रणाली में तो स्वतः ही उनका कोई भी तानाशाह राजा होगा तो उसका खुद का कानून नियम होंगे तो वो संविधान को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में संविधान सफल होता है। और हमने पहले अध्याय में पढ़ा भी था, एक अच्छे संविधान की जरूरत होती है किसके लिए? लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है जनता का तंत्र है और जनता के तंत्र को चलाने के लिए लिखित रूप से कानूनों का ऐसा पुंज होना चाहिए जिसकी व्यवस्थाओं को जनता माने। संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण था सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। हमें पता है किसी को भी अगर सत्ता मिल जाती है तो क्या हो जाता है? निरंकुश, उस पर कोई अंकुश नहीं रहता। लेकिन संविधान क्या करेगा? उस पर अंकुश लगाएगा। क्यों अंकुश लगाएगा? क्योंकि संविधान में लिखित होगा कि किसको कितना काम करना है। आधुनिक राज्य अति हद तक ताकतवर है। बल और दंड शक्ति पर राज्य का अधिकार माना जाता है। यदि ऐसा राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएंगी होंगी तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया हो, परंतु अगर किसी को असीमित शक्तियां दे दी जाएंगी तो क्या होगा? उनका असर वो ही पड़ेगा जैसे हमने देखा था जर्मनी में हिटलर को जब असीमित शक्तियां मिल गई थी तो उसने क्या किया था? उन शक्तियों का दुरुपयोग कर और अपने खुद ने ही सारा शासन अपने कब्जे में ले लिया। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक और बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त क्या करता है? औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और उसका पहला वास्तविक अनुभव भी है। हमने देखा जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। क्या कि हमने औपनिवेशिक मार झेली है। उनका कहना था संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, यानी कि पूरी जनता का पूरी जनता जो मांग करती है वो उसका प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर हमारी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे नेहरू जी दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है। क्या? राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए आवरण में पहनने को तैयार है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्या थे? औपनिवेशिक शासन में जीवन व्यतीत कर रहे थे, दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। जैसे ही हमने जंजीरों को तोड़ा, उस आवरण को हटाया, तो फिर हमने अपना आवरण बनाना शुरू कर दिया। और जो हमारा संविधान है वो हमारा स्वयं का बनाया हुआ आवरण है। समझ में आया कि हमने दूसरे के अधीन शासन कर लिया, दूसरे के अधीन हम शासन में रह चुके हैं, लेकिन हमें वो आवरण सूट नहीं किया, इसलिए हमने उस आवरण को फेंक दिया और हमने हमारा स्वयं का आवरण बनाया, जो कि हमारा वर्तमान का संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है, न कि जंजीरों में जकड़े रहने के लिए। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहें उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देती है।
आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको थोड़ा अच्छा से देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई तुम्हें वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर तुम्हें दूंगी। धन्यवाद।